हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी की। अभी तक हमने बात सीडीपी पेडागोजी की करी है, उसी कड़ी में आज मैथ्स पेडागोजी की पहली वीडियो है। सीटेट एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे करने में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स रहती है, मैथ का एक डर रहता है। तो उस जगह उस डर के साथ पेडागोजी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि पेडागोजी मैं कहूँगा कि इतनी इजी है कि अगर आप लोगों ने हल्की सी भी पेडागोजी समझ ली तो मैथ्स में आपके 15 आउट ऑफ 15 तो कंफर्म है पेडागोजी के। बचे हुए 15 नंबर का कंटेंट है, उसे आप लोग थोड़ा बहुत कर ही लेंगे, एक अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ये हमें बताना है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, मतलब हम गणित क्यों नहीं सिखाते, निगेटिव बताना है इसमें हमें। फर्स्ट ऑप्शन है गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, दैनिक जीवन से हम जोड़ रहे हैं। सेकंड, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, समस्या समाधान की बात आ रही है, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है। सी, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग बढ़े, तर्क संगत विचार बच्चों में आए, तीनों बात ठीक है। चौथी बात है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ये बात गलत है। देखो, प्राथमिक पर हम बच्चों को गणित इसलिए नहीं सिखाते कि बच्चा हायर एजुकेशन में गणित पढ़ सके, बल्कि हमारा मोटिव ये रहता है कि बच्चा गणित को यूज़ कर सके, दैनिक जीवन में गणित समझ सके, इसलिए हम गणित बच्चे को सिखाते हैं। तो डी हमारा गलत है और जो गलत है वही हमारे लिए सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है नहीं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। बच्चों में स्थानिक समझ के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त है। स्थानिक गतिविधि, स्थानिक समझ मतलब स्थान की समझ, स्पेस थिंकिंग बच्चों में कैसे आ सकती है। ए, बोतल का ऊपरी दृश्य दिखाना यानी कि शीर्ष दृश्य दिखाना। बिल्कुल, ये आंसर सही है। बिल्कुल, हम बोतल का ऊपरी दृश्य दिखा रहे हैं बच्चों को, ऊपर के दृश्य। इसमें बच्चा क्या देखेगा? सर्किल दिखेगा बच्चों को। बच्चा स्थान समझ सकता है कि बोतल ने कितना स्थान घेर रखा है। अगर बी ऑप्शन की बात करते हैं, मानचित्र पर शहरों का पता लगाना। शहरों का पता लगाने से दूरी का कोई भी मतलब नहीं है, स्थान से कोई भी मतलब नहीं है ना। हम तो पॉइंट आउट कर सकते हैं बस, ये क्या है, दिल्ली है, ये बॉम्बे है, ये मुरादाबाद है, इतना बता सकते हैं, इसमें स्थान का कोई मतलब नहीं है, तो बी तो नहीं होगा। सी, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। ये भी नहीं होगा, समय से स्थान का क्या मतलब। डी, एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना। ये भी नहीं होगा। स्थान की बात किस में हो रही है? ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, फिर से एनसीएफ आ गया। देखो, एनसीएफ अगर आपने पढ़ लिया तो एनसीएफ से मतलब कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन 100% आते हैं। जो 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एनसीएफ आपकी डायरेक्टली हेल्प करेगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकुचित उद्देश्य है। गणित शिक्षण का संकुचित, नैरो मोटिव पूछा है हमसे। एक छोटा सा उद्देश्य क्या है वो हमसे पूछा है। तो क्या उद्देश्य है? छोटा सा संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। बिल्कुल, हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणित क्यों सिखाते हैं? जिससे बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास हो सके, बच्चा संख्याओं के बारे में समझ सके, गणना कर सके, इसलिए हम उसे सिखाते हैं। अगर बाकी ऑप्शन देखते हैं, बीज गणित पढ़ाना, तो ये तो हमारा नहीं रहता उद्देश्य, ये तो उच्चतर पे आता है, उच्चतर लेवल पर, उच्च प्राथमिक पर। सी की बात करते हैं, परिकलन का मापन पढ़ाना। मेजरमेंट भी कहाँ आता है? हायर एजुकेशन मतलब 6 to 8 में आता है। डी क्या है? रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की शिक्षा। रैखिक बीजगणित, ज्योमेट्री, ये तो अपर क्लासेस में आती है। तो कौन सा हो गया? संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती हैं। गणितीय खेल और पहेलियां किस चीज़ में मदद करती हैं वो हमें बताना है। ए, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, सही बात है ये तो। बी, समस्या समाधान को कौशल को प्रोत्साहित करने में, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। गणित को आनंददायक बनाने में,
ये तो नहीं होगा। देखो आनंददायक मतलब गणित में मज़ा है, ये तो हमारा टारगेट नहीं रह सकता ना, तो सी तो निगेटिव है इसमें। डी, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। देखो 3 चीज़ें इसमें पॉजिटिव हैं, ए ऑप्शन भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव और डी भी पॉजिटिव। अब हमें देखना होता है सबसे अच्छा कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसका डी ऑप्शन, गणित, सॉरी बेस्ट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। जहां भी दैनिक अनुभवों की बात आ रही है, दैनिक जीवन की बात आ रही है, तो वो ऑप्शन हमारा बेस्ट रहता है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है गणित सीखने के संबंध में। गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, निगेटिव कौन सा है वो हमें बताना है। ए, गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात होती है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। भाई बच्चे में जन्मजात कैसे हो जाएगी, बच्चा सब यहीं पर आके एक्वायर करता है, जन्म लेने के बाद सीखता है, जन्म से पहले भी होती है बात ठीक है, लेकिन जो बच्चा एक्वायर करता है उत्कृष्टता जो आती है वो बच्चे में जन्म के बाद आती है, तो जन्मजात नहीं होती। ये गलत है और गलत ही हमसे पूछा था, इसलिए ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अगर देखें, शिक्षार्थियों की धारणाओं को सीखने के परिणामों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, ये बात ठीक है कि बच्चे की धारणा क्या है उसका परिणाम पर प्रभाव पड़ता है। सी, छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है, ये बात भी ठीक है। डी, स्कूल की शिक्षा की भाषा में बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि स्कूल की शिक्षा मतलब स्कूल की जो भाषा है वो गणित में बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करेगी। तीनों ठीक है, ए ऑप्शन गलत है और इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिर एनसीएफ आगे देखिए। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, वो हमें बताना है। ए ऑप्शन, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन दिख गया हमें शुरू में ही, प्रतिदिन के अनुभव आ गए, दैनिक अनुभव आ गए, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे का ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दैनिक अनुभव तो बेस्ट रहेगा। फिर भी देखते हैं, कार्य विज्ञान नहीं। सी, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला, कठोरता तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। डी, छात्र को प्रगामी गणित के लिए यानी कि उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार करना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। प्रश्न हल करने का कौशल हमें बताना है। ऑप्शन ए, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। कंठस्थ करना यानी कि याद करना निगेटिव होता है, रट लेना निगेटिव होता है, पीछे से हल करना निगेटिव होता है, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, तीनों पॉजिटिव है। और डी में भी क्या है, कंठस्थ करना यानी कि लर्न करना, रटना निगेटिव होता है, तीनों में निगेटिव है। विद इन 5 सेकेंड हमें आंसर पता लग रहा है, सी ऑप्शन। गणित में हम विवेचना भी करते हैं, चर का प्रयोग भी यानी कि हम वेरिएबल को यूज भी करते हैं और प्रतिरूप भी देखते हैं, संभावनाएं भी हम उसकी देखते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, मतलब कौन सा गणित में यूज नहीं होता। पक्षांतर वर्गीकरण करना बिल्कुल होता है, मानस दर्शन यानी कि विजुअलाइजेशन ये भी होता है बिल्कुल, कंठस्थ करना नहीं होता, कंठस्थ करना तो किसी में भी नहीं रहता, याद करना तो हमेशा नेगेटिव है, तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित को इस रिक्त स्थान लिए छात्रों की पहुंच बनानी चाहिए, मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर क्या करना चाहिए हमें, इन चारों ऑप्शन में से वो हमें बताना है। ऑप्शन ए, व्यवहारिक और समस्या समाधान कौशल, बिल्कुल सही बात है ये। बी, दृश्य बनाने और सर संभालना, सर संभालने का गणित से कोई मतलब नहीं है, तो बी तो नहीं होगा। सी, बातचीत दैनिक जीवन के आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देने के, बिल्कुल दैनिक जीवन और आसपास की गतिविधि आ गई, दैनिक जीवन से अच्छा ऑप्शन तो दिखेगा ही नहीं, आंख मीच के लगा दिया था, सी ऑप्शन। जहां दैनिक जीवन दिख गया बेस्ट ऑप्शन है वो, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता होनी चाहिए, गणित की अच्छी पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए वो हमें इसमें बताना है। ऑप्शन ए, अभ्यास के कई हल किए गए उदाहरण और कुछ प्रश्न हो, सही बात है ये तो कि
हल किए गए प्रश्न भी हो, उदाहरण भी हो। बी, अभ्यास के लिए हल किए गए उदाहरण और पर्याप्त प्रश्न। ये बात ठीक है, देखो ये ऑप्शन अच्छा ये वाला है, उसमें तो कई हल किए गए, मतलब बहुत सारे हल किए गए क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं है, हल किए गए कुछ तो उदाहरण हो, पर्याप्त प्रश्न हो, बैलेंस क्वेश्चन हो, ये बात ठीक है। सी, सभी अभ्यास हल किए गए हों, गलत है ये भी, इनमें से कोई नहीं, गलत है ये भी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास के हल किए गए उदाहरण हो, उदाहरण तो हल किए गए हुए हों और पर्याप्त प्रश्न हो, ये बात इसमें ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गणित सीखने के प्रति शिक्षार्थी रुचि बढ़ाने का प्रभावी तरीका है। गणित में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या तरीका प्रभावी है, वो हमें इसमें बताना है। फर्स्ट है, शिक्षण विषयक शिक्षार्थी अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल अनुभव से संबंधित तो बेस्ट ऑप्शन हो। बी, शिक्षार्थी द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान को पुनः याद करना, ये बात भी ठीक है। तो को याद करना यहाँ पे आ रहा है, निगेटिव आप मानोगे, लेकिन इसका मतलब क्या निकल रहा है कि पूर्व अर्जित ज्ञान को फिर से एक बार रिकॉल कर लेना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने वाली बात आ रही है यहाँ पर, तो ये भी हमारा ठीक होगा। सी, अवधारणा के अनुप्रयोग को दैनिक जीवन स्थितियों से संबंधित करना, बिल्कुल दैनिक जीवन की बात आ गई, ये भी क्या होगा? हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। तीनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन में उपरोक्त सभी नहीं आता, तब आप कौन से ऑप्शन पे जाते? फिर तब आपको जाना था फिर सी ऑप्शन पर, क्योंकि सी ऑप्शन में हमें दिख रहा है दैनिक जीवन स्थितियों से साथ संबंधित होना चाहिए, सी ऑप्शन फिर हमारा बेस्ट होता। लेकिन उपरोक्त सभी है तो इससे सारे ही ऑप्शन हमारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परियोजना विधि का नहीं है? परियोजना विधि का सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता भी परियोजना विधि में होती है, वास्तविकता भी होती है, मूल्यांकन नहीं होता परियोजना विधि में। परियोजना विधि की बात हम तो योजना की बात कर रहे हैं, जिसमें क्रियाशीलता भी पाई जाती है, वास्तविकता यानी कि रियलिटी भी होती है, और उपयोगिता भी होती है, क्या उसका यूज है, ये भी हम करते हैं, लेकिन मूल्यांकन परियोजना विधि में नहीं होता। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिस विधि से पहले नियम बाद में उदाहरण बताए जाते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ जा रहे हैं हम, नियम से उदाहरण की तरफ हम किस में जाते हैं? आप सभी को पता होगा इसमें आई थिंक, क्योंकि ये आगमन विधि और निगमन विधि ऐसी विधियां हैं कि जिसे आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा बीएड और बीटीसी में, तो मुझे नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन किसी का गलत होगा। नियम से उदाहरण जाते हैं हम निगमन विधि में, डिडक्टिव मेथड में, पहले नियम फिर उदाहरण, किस में जाएंगे? निगमन विधि में। और अगर हम बच्चों को पहले उदाहरण दे रहे हैं उसके बाद नियम बता रहे हैं, तो वो कौन सी होगी? आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। तो आंसर होगा हमारा बी, निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? वास्तविक जीवन से संबंधित करना है हमें और अंतर विषयों के साथ विकसित भी करना है, तो इनमें से कौन सी मूल्यांकन योजना का प्रयोग हम गणित में करेंगे, वो हमें बताना है। ए है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक। बी, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। सी, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और जांच सूची। और डी, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। देखो इसमें आपको देखने की पॉजिटिव क्या क्या चीज होती हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझो कि हमें वास्तविक जीवन से संबंध बनाना है गणित का, और अंतर विषयों को विकसित भी करना है। तो मौखिक परीक्षा जैसी तो कोई चीज होगी नहीं, क्योंकि हमें मौखिक परीक्षा शुरू में ही बच्चों की नहीं लेनी, तो जिसमें मौखिक परीक्षा आ रही है उसे तो आप काट दीजिए। दो ऑप्शन हमारे कैंसिल, बचते हैं दो ऑप्शन, सर्वेक्षण, परियोजना और जांच सूची, और भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फिर डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन जो तीन है इन तीनों में बच्चा एक्टिव है, जबकि जो बी ऑप्शन है उसमें जांच सूची में बच्चे का काम नहीं, ये तो टीचर का काम है जांच सूची। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, कि अंतर विषयों की विकसित समझ कैसे विकसित होगी? बच्चों को हम क्षेत्रीय भ्रमण पर ले जाएं, सर्वेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करने का मौका दें, और परियोजना बनाने का भी मौका बच्चों को दें। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? टेसिलेशन गणित पाठ्यक्रम में होता है। टेसिलेशन मीन्स कहेंगे हिंदी में प्रतिरूप,
बिल्कुल होता है ये। सिमेट्री, सममिति, ये भी पाई जाती है प्राथमिक स्तर पर। पैटर्न्स, ये भी प्राथमिक स्तर पर होते हैं। और रेशो, ये प्राथमिक स्तर पर नहीं होते। रेशो तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आते हैं। अनुपात वाली बात तो बच्चा 6 to 8 में सीखता है, 6 से 8 के बीच आते हैं, प्राथमिक स्तर पर नहीं आते। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निष्पादन कम करने के कारण हो सकता है? निष्पादन यानी कि बच्चे का रिजल्ट कम आ रहा है गणित में, तो इनमें से कौन सा कारण हो सकता है वो हमें बताना है। ए ऑप्शन है जेंडर, ये तो कभी भी कारण नहीं होता, लड़का हो या लड़की हो वो बराबर पढ़ सकते हैं, तो जेंडर तो नहीं होगा। एक सेकेंड, जेंडर तो नहीं होगा। बी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बिल्कुल ये कारण हो सकता है। बच्चे का समाज कैसा है, बच्चे की संस्कृति कैसी है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, कैसा उसे वातावरण मिल रहा है, वो गणित में निष्पादन कम करने का कारण हो सकता है। सी है गणित की प्रकृति, ये भी नहीं होगा, क्योंकि गणित की प्रकृति तो सभी बच्चों के लिए एक सी है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक क्लास में किसी बच्चे को तो आप कुछ और मैथ पढ़ा रहे हैं, किसी को कुछ और पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। प्रकृति सबके लिए बराबर होती है। और व्यक्ति की क्षमता भी कारण नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति की क्षमता सभी में बराबर रहती है, मतलब गणित वो सीख सकता है। मेन कारण क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? हमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ानी है और उसके लिए हमें लेसन प्लान अपना बनाना है, पाठ योजना बनानी है, तो कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है वो देखिए इसमें। ए, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद। बी, मतलब पहला पाठ्य पुस्तक, ये ऑप्शन कह रहा है पहले पाठ्य पुस्तक पढ़ा दो उसके बाद पाठ योजना बनाओ, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बी, संरक्षित तरीके से गणितीय अवधारणा प्रस्तुत करना, गणित के कॉन्सेप्ट आप दिखा दीजिए। सी, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। और डी, लेखन गतिविधियों संदर्भ के लिए प्रश्न देना। तीनों ऑप्शन सही हैं। बेस्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा? छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देना, मतलब बच्चे अपने कॉन्सेप्ट खुद से बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग बच्चे कर रहे हैं, उस चीज़ों के आप अवसर दे रहे हैं। अवसर प्रदान करना क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणित शिक्षण की विशेषता नहीं माना जा सकता? नहीं मीन्स नेगेटिव बताना है। देखिए ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल ये बात तो ठीक है, जब बच्चा गणित सीखता है तो हम बच्चे की लैंग्वेज और संवाद पर भी ध्यान देते हैं, बच्चा किस तरीके से बोल रहा है। बी, शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरेक्शन से कई समझ बना सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि टीचर जैसा इंटरेक्शन कर रहा है बच्चों से, जैसा वो बच्चों के सामने घुल मिल रहा है, किस तरीके से समझा रहा है, तो वो बच्चों में कई प्रकार की समझ बना सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सी, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। ये बात गलत है भाई। मूल्यांकन को प्राथमिक साधन कर, मतलब मूल्यांकन की प्राथमिक साधन में उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग कर लोगे क्या? जो हमारा उद्देश्य है उसी उद्देश्य को बच्चों से शुरू में पूछ लोगे क्या? नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा नहीं, ये रचनावादी नहीं आ रहा है इसमें कहीं से भी, क्रिएटिव बच्चा नहीं है इसमें कहीं से भी। और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो गणित और अन्य पाठ्य क्षेत्रों के बीच संबंध पर प्रकाश डाला गया है। ये बात भी पॉजिटिव है कि एक विषय को दूसरे विषयों के साथ जोड़ा जाता है। तीनों सही है। नेगेटिव कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का प्रयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। ये बात क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है? निर्माणवादी दृष्टिकोण वही है रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है गणित सीखने के तथ्यों के बारे में, तथ्य, फैक्ट, सूत्र, सूचना, जो भी आगे नेगेटिव होता है। बी, सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है। सत्य की खोज के लिए तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? सत्य की खोज का गणित से कोई भी मतलब नहीं है। सत्य की खोज के लिए तो आपको कोई तपस्या वगैरह कर लेनी चाहिए, तो सत्य की खोज का गणित से कोई मतलब नहीं है।
सी, गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। ये बात भी बिल्कुल गलत है, पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें उसमें होती हैं। डी, विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू, ये बात बिल्कुल ठीक है। हिंदी में कहेंगे इसे मानस दर्शन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये बात बिल्कुल ठीक है। विजुअलाइजेशन मतलब होता है देखना। जब तक बच्चा देखेगा नहीं क्वेश्चन को, जब तक बच्चा शेप्स को नहीं देखेगा, आकार को नहीं देखेगा, बच्चा कैसे बता पाएगा। तो विजुअलाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। किस गुण का विकास हो रहा है वो हमें बताना है। आत्मविश्वास होता है बिल्कुल बच्चे में, गणित से आत्मविश्वास का गुण विकसित होता है। तार्किक सोच ये भी होती है बच्चे में, लॉजिकल थिंकिंग आती है। विश्लेषक सोच यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग ये भी बच्चों में आती है। तो तीनों ठीक सही है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, सारे ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन डिस्कस करें। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।